जियो पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वॉर तो है टेक्निकली यूएस और ईरान के बीच में या इसराइल और ईरान के बीच में, पर शैडो बॉक्सिंग हो रही थी बहुत देर से यूएस और चाइना के बीच में। क्या यूएस ने ईरान वॉर के दौरान चाइना का इलाज कर दिया है? क्या यूएस ने जो पहले धमकी दी नेवल ब्लॉकेड की, उसके बाद कहा मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सबके लिए खोल रहा हूं, बीच में प्रधानमंत्री मोदी से कॉल भी होता है, पर ये जो नूरा कुश्ती चाइना के साथ चल रही है कि चाइना का जो कद बढ़ रहा था, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, जाए वेनेजुएला के अंदर हो, जाए ईरान के अंदर हो, क्या यूएस ने उसको वर्ल्ड की आंखों में सेकेंड रेट पावर एज कंपेयर टू यूएस बहुत क्लियर तरीके से साबित कर दिया? तो क्या हो रहा है चाइना के अंदर, ये सब डिस्कस करेंगे आज। कर्नल आर एस सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। ईश्वरन जी, आपके दर्शकों को मेरे नमस्कार। चाइना की बात करने से पहले मैं आपके दर्शकों को इतना बता दूं कि हमारा मुख्य इंटरेस्ट क्या है, हमारा क्या मसला है वेस्ट एशिया से, हम क्या चाहते हैं ये पूरे क्राइसिस से। हमारा मसला है एनर्जी सिक्योरिटी। पहला, न कोई दोस्त न कोई दुश्मन जो हमको एनर्जी सिक्योरिटी देगा, हमारे लोगों की खुशहाली में जो हमारा हिस्सा बन सकता है इस समय, वही हमारा दोस्त है, वही हमारा एलआई है। तो पहला चीज है, हमारा जो चीफ इंटरेस्ट जो है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। और एनर्जी सिक्योरिटी के चाहिए चाहिए इम्पीड अनइम्पीडेड नेविगेशन, बिना रुकावट के समुद्री रास्तों से आवाजाही। ठीक है, तो इसमें कोई एम्बिवेलेंस तो है नहीं। दूसरा है कि अब आते हैं चाइना विजिट, ये चाइना का क्या इसमें, क्या वो सबसे बड़ा लूजर रहा है? मैं ये मानता हूं इस बात को कि सबसे बड़ा वो लूजर था रहा है। अब देखिए, पहली तो हम बात कर ले आज की जो अभी खबरें आ रही हैं वहां पे कि तेहरान के अंदर में बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए हैं। लोग अपने सिलेंडर्स को बॉम्ब्स में कन्वर्ट करके आईआरजीसी को टारगेट कर रहे हैं। मैं एक से नहीं, कम से कम 3 सोर्स से ये मैंने चेक किया है। और वहां का जो जनरल जो है आईआरजीसी का या कमांडर, वो कह रहा है कि ये सब नमक हराम लोग हैं। हमारे इरानियंस को ही वो इरानियंस को ही ब्लेम कर रहे हैं। तो देखिए सर, क्या है कि आसिम मुनीर अभी पाकिस्तान ये ईरान का दौरे पे गए हैं। एक बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है कि इतने दिन के युद्ध के समय कोई तेहरान में कोई आवाजाही बिल्कुल बंद था। हमारे यहाँ जो मीडिया वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बड़ी बड़ी डिबेट्स करते थे, उनसे मैं पूछता था कि यार तुम इतना ईरान के बारे में कुछ बोल रहे हो, कुछ जानते भी हो ईरान के बारे में, अंदर में क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत नहीं है जाने की। और यहाँ कुछ हमारे भी मित्र लोग वो आईआरजीसी के एडवाइजर बने हुए थे यहाँ से, ठीक है ना, कंसल्टेंट बने हुए थे। तो अब जब आसिम मुनीर यहाँ से गया है, तो एक बात तो है कि एक ये पूरी जो 40-50 दिन की जो वॉर चल रही थी उसमें एक ठहराव है, एक स्टेबिलिटी आई है। और ये जो सीज फायर है, ये एक पॉज है। और मुझे लगता है कि ये पॉज अमेरिकन के लिए भी जरूरी थी, उनके लिए भी जरूरी थी। ये सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट करती है तो वो है अमेरिका को, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाती है तो वो है चाइना को। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो क्यों बेनिफिट करती है अमेरिका को, क्योंकि उसको एक समय मिल गया अपने पूरे जो वॉर वेजिंग एसेट्स हैं उसको इकट्ठा करने का।
एम्फीबियस शिप्स जा रहे हैं, ट्रिपोली गई है, यूएसएस बॉक्सर वहां आने वाला है, वो जॉर्ज बुश जो है केप ऑफ गुड होप होके वो आ रहा है इस तरफ, ठीक है, सीन ऑफ एक्शन पे। उधर जेरार्ड फोर्ड भी मेडिटेरियन के उस तरफ आने की तैयारी में है। सो दे आर गेटिंग ऑल देयर जो वॉर वेजिंग रिसोर्सेज उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। और एक ये आप कोई अमेरिकन रिजॉल्व को इस मामले में, अमेरिकन रिजॉल्व को कोई मिसजज ना करे, बिकॉज सेंट्रल कमांड इज वेरी वेरी क्लियर कि उनका उद्देश्य क्या है। क्यों मैं कह रहा हूं अपने चाइना की बात की, मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एक सवाल मैं पूछता हूं कि एक चाइनीज शिप एक ऑयल टैंकर कहती है कि हम आपके ब्लॉकेड को नहीं मानते, और वो ब्लॉकेड को, और बाय द वे ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, बहुत लोगों को दो तीन चीजें भी है, कुछ गलत फहमी है कि ब्लॉकेड ईरानियन पोर्ट्स का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं है, ये समझिए। चाइनीज शिप्स को केवल ईरान पोर्ट से जाने के लिए ब्लॉकेड है, कि ईरान से ना कुछ लोगे ना कुछ दोगे, बात साफ, ठीक है। तो मान लीजिए एक आती है हाइपोथेटिकली, एक चाइनीज शिप आती है और वो कहती कि नहीं, हम आपके ब्लॉकेड का जी, सर ये आई हम भी खबर, चाइना लिंक टैंकर ने टेस्ट किया यूएस ब्लॉकेड और फिर वापस यू टर्न लेके निकल गई। हाँ जी, अगर हम नहीं मानते हैं तो मान लीजिए कि अगर अगर अमेरिकन ब्लिंक कर जाते हैं, तो अगर वो ब्लिंक कर गए तो उनको सभी जगह दुनिया में ब्लिंक करना पड़ेगा। हॉर्मुज में ब्लिंक, फिर हो सकता है कल मलक्का में ब्लिंक, फिर साउथ ईस्ट चाइना में ब्लिंक, फिर स्टेट वो फिर ताइवान स्ट्रेट में ब्लिंक। सो इट विल बी अ सीरीज ऑफ ब्लिंक्स, और अमेरिका विल सीज टू बी अ वर्ल्ड पावर। आप समझ रहे हैं? तो इस नाजुक स्थिति को लोग इसको समझे, ठीक है। अब है क्या कि अगर हॉर्मुज की बात करें तो इट इज द जगलर वेन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। आप समझ रहे हैं, ये इसकी अहमियत है। ईरान के पास एक भैया बहुत बड़ा इसने पावरफुल इसको एक हथियार बना लिया था, इसका मतलब अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी। वो सब अब वो ध्वस्त हो गया, ब्लॉकेट से वो ध्वस्त हो गया। तो ये क्या था कि सर ये देखिए, केवल ये होर्मुज की बात नहीं है, ये बात आपको पिछले बार याद होगा कि ये जो रेड सी में जो है बाब अल मंडब, ठीक है, वो भी एक चोक पॉइंट है। वहां पर भी हूतियों ने किस तरह से डिसरप्ट किया था, हूतियों को कौन उनके उनको बैकिंग दे रहा था, वो था ईरान, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए इफ समबडी सेज दैट अमेरिकन सरप्राइज और द वर्ल्ड इज सरप्राइज, नो। पिछली बार तो हमने भी डिस्पैच किया था अपने शिप्स जस्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर कमर्शियल शिपिंग। और ये जो बार बार ईरान ईरान की दोस्ती कर रहे हैं ना, ये आपको थोड़ी जाने दिया था इन्होंने रेड सी से और सुएज कैनाल से। आपके भी शिप वो केप ऑफ गुड होप से वहां से गुजर रहे थे। वी ऑलमोस्ट लॉस्ट 20 to 30 billion dollars। तो है कौन भाई? मैं जी प्रॉक्सीज पालूंगा जी, मैं मैरिटाइम टेररिज्म करूंगा जी। आप अगर अगर मुझे मारोगे तो मैं दूसरों को मार दूंगा जी। वो हिंदू फिल्म में वो जो होता है ना कि जब विलेन सब कुछ हार जाता है, मतलब पूरा मार पीट का कुछ नहीं बचा है, तो फिर वो कहता है तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, और वो चाकू लगा देता है। और फिर वो कहता है कि अपने हथियार डाल दो, और माँ फिर कहती है कि बेटा इन दरिंदों के आगे झुकना मत, ठीक है। तो सही सी बात है, इस दरिंदे के आगे क्यों क्यों झुके भाई कोई? पहली बात।
ये देखिए, तो ये अभी भी इसका डर बना हुआ है। ये जो रेड सी का बब अल मंडप की जो बात कर रहे हैं, जैसे वो 21 माइल्स का है ना वो। दिस इज ऑल्सो अबाउट 20 माइल्स वाइड, ये जो बब अल मंडप है। और इसके दो चैनल्स है, एक वेस्टर्न चैनल है, एक ईस्टर्न चैनल है। शैलो है, बहुत सारे इसमें वो कोरल वो है इसमें, लेकिन वेस्टर्न वाले से वो हेवी शिप्स निकलते हैं वहां से। तो उसको इन्होंने डिसरप्ट किया था। वहां से 20,000 शिप, बिफोर इट गॉट डिसरप्टेड 20,000 शिप्स यूज्ड टू पास थ्रू एवरी ईयर, 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो अभी क्या हुआ है कि मैंने आपको बताया कि ये जो जॉर्ज बुश जो है, इसका मतलब अभी भी उनको कहीं से इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट्स है कि खतरा है अभी भी, हूतीस को फिर से रिएक्टिवेट किया जा सकता है। तो इसलिए वो ये लंबा रूट ले रहे हैं ये। तो ये इम्प्लीकेशंस क्या है सर ये ब्लॉकेट का? एक तो दर्शकों को बता दूं कि पिछले कई दशकों में इस तरह का पहली बार एक नेवल ब्लॉकेट देखने को मिला है। सर ये ब्लॉकेट जो है, दिस कुड वेल, ये ईरान की जो इकोनॉमी है, उसका पॉलिटिकल बायस जो है, जो उसकी थियोक्रेसी है, उसका जो इंटरनेशनल पोस्चरिंग है, उसका जो इंटरनेशनल अलाइनमेंट है, वो सब कुछ बदल देगा सर ये ब्लॉकेट। यानी कि दिस ब्लॉकेट विल पुश ईरान इनटू अ पीस डील। और उसी के लिए ये मुनीर वहां पर गया है। अब आपको बता दूं इस्लामाबाद में हुआ क्या। 21 घंटे की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान पहली बात कि उनके बहुत सारे 100 लोगों से ज्यादा की डेलीगेशन लाए थे। वो 100 लोगों के डेलीगेशन का मतलब था कि द रेजिम इज सो पैरानॉइड, इट्स ऑलवेज अ वेरी पैरानॉइड रेजिम। तभी तो उन्होंने एक पैरेलल आर्म्ड फोर्सेस खड़ी की थी, आईआरजीसी। आईआरजीसी में कहीं ईरान शब्द नहीं है। ईरानियन मिलिट्री इज डिफरेंट, आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो एक तरह का ये थियोक्रेटिक फोर्स है, समझ रहे हैं? तो उन्होंने भेजा था जस्ट टू कीप चेक एंड बैलेंस। अब क्या है कि बातचीत हो रही है, हम लोग भी इसमें रहे हैं, जब ये ड्राफ्ट एक्सचेंज होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, रात 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 भर मैं भी जगा हूं इसमें, ठीक है। एक एक वर्ड पे हैगलिंग होती है, एक एक वो होता है, इधर से उधर वो एक्सचेंज होता रहता है। कोई कहता है भैया कि इस पे ये वर्ड हटा दो, इसके बदले में ये वर्ड हटा दो, फिर तो ये चलता रहता है। इस दौरान जेडी वांस जो है वो कम से कम डजन टाइम्स ही स्पोक टू ट्रम्प, वो कांस्टेंट टच में था। लेकिन यहाँ वाले कह रहे थे कि हम क्या करें, हम आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं। बात करो भाई कि नहीं, नहीं हमारे पास कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है कि हम कैसे बात करें। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई अथॉरिटी नहीं है तो फिर जाओ, फिर जो अथॉरिटी जो है उससे डिस्कस करके बताओ। तो इसीलिए आसिम मुनीर वहां गए हैं, तब तक ये ब्लॉकेड लग गया है। ब्लॉकेड लग गया है तो उसके बाद से ये बार बार जो वहां से खबरें आ रही है ट्रंप से कि अभी भी स्कोप है, बातचीत होगी, उम्मीद है कि ये पूरा इसी से रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो उसका दूसरा विकल्प है वो बहुत खतरनाक है, दे ऑल्सो नो इट। ठीक है सर। तो ये पूरा जो है ये सर दुनिया अगर के मैं अगर, क्योंकि अब सर ये ब्लॉकेड की बात है जो आपने कहा ब्लिंकिंग की, मैं चाइना का पहली बार ही अब इस वॉर के बाद रिएक्शन आया 2 दिन पहले कि यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट्स इररिस्पॉन्सिबल एंड डेंजरस। तो चाइना भी समझ रहा है कि ये जो यूएस ने ब्लॉकेड किया ऑस्टेंसिबली ईरान के पोर्ट्स का, उससे चाइना अगर ब्लॉकेड नहीं तोड़ पाता तो चाइना बिकम्स अ थर्ड रेट पावर। क्योंकि सर इसमें मैं जोड़ दूं, वेनेजुएला में जब हुआ तो चाइना के यहाँ पे प्रेमी लगे हुए थे, अरे वेनेजुएला तो बहुत दूर है,
चाइना को फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी राम कहानी लोगों ने सुनाई यहाँ बैठ के। अब जब ईरान में हुआ तो बोला नहीं नहीं, उसने बैकरूम सपोर्ट दिया है, स्पाई क्राफ्ट दे दिए हैं, उसने मिसाइल्स दे दी हैं, उसने लटरम पटरम जो भी है दे दिया है। अब अगर नेवल ब्लॉकेड हो गया तो ये तो मैक्सिमलिस्टिक पोजीशन है। अगर ये ब्लॉकेड है तो फिर चाइना कहाँ रहता है? खत्म। टाटा आपने प्रूव क्या बिल्कुल। किया? ये एक मिनट, ये इट विल, मैंने कहा ना कि इट विल ऑल्सो डिटरमिन चाइनाज इंटरनेशनल स्टेचर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चाइना का इंटरनेशनल स्टेचर जो है वो इसको डिसाइड करेगा, समझे कि नहीं। और थोड़ा सा आप देख लीजिए इसमें चाइना के स्टेक्स क्या है। चाइना 11 से 13% अपना जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो लेता है ईरान से। कुछ शैडो फ्लीट भी है, उसकी संख्या क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके बारे में कई गेसेस हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट देयर इज शैडो फ्लीट जो इलीगल ये भी है। एक ये भी कहा जाता है कि एक सीक्रेट पाइपलाइन को इन्होंने तेहरान से होर्मुज की तरफ बनाया था, जो कि चाइनीज टैंकर्स को फिल करती हैं, ठीक है ना, विच वॉज बाय द वे which was financed by जॉर्ज सोरस। और जॉर्ज सोरस के लोग बहुत क्लोजली लिंक्ड थे ईरानियन रिजीम से। आपको याद होगा जब वो हमास वाला जो एक्शन, जब काउंटर एक्शन हुआ था इजराइल का 2023 में, तो ये जितने प्रोटेस्ट ये यूनिवर्सिटीज और वगैरह में, वो सब वो जॉर्ज सोरस के पैसे से हो रहे थे वो सब। और भारत में भी अभी लगाया है उसने पैसा, इसीलिए आप कुछ लोगों के देखेंगे, मैंने कहा ना वो आईआरजीसी के एडवाइजर्स बन गए, ठीक है। तो एनीवे दे आर ईटिंग क्रो नाउ, बट बेशरम लोग, कौन क्रो भी क्या खाता है यार। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि एक और बात इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये कि ना ये कुछ लोग ना कि आपको मालूम है चाइना और इसमें ईरान के बीच में एक लाइन है, रेलवे लाइन है, वो रेलवे लाइन से पहुंचा सकते हैं। अरे भाई साहब, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये पेपर में बोलने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो रेलवे लाइन जो है वो कोई एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन नहीं है कि तेहरान से तेल उठाएगा और जाके चाइना में उसको डिलीवर करेगा, वो नहीं है। इट इज बेयरली अ कॉरिडोर। वो 5 सॉवरेन कंट्रीज के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो वो निर्भर है, ठीक है ना। ये पहली बार 2016 में एक फ्रेट वो चला था वहां से। गॉज का डिफरेंस है, रेलवे गॉज जो है वो स्टैंडर्ड गॉज है, ये चाइना का 1435 और जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में जो यूज होता है वो दूसरा गॉज है 1520 मीटर्स, ठीक है। अब दो ही तरीके हैं कि ये भाई, या तो आप उसको ट्रांसशिपमेंट करो, एक मालगाड़ी से दूसरे गाड़ी में डालो या जैसे भी हो, या नहीं तो व्हील्स चेंज कर दो। तो ये सब मतलब अगर बेस्ट मान लीजिए एक अगर सब कुछ आप एट बेस्ट आप मतलब केटर कर दो, ठीक है, कंसिडरिंग एवरीथिंग टू बी एट द ऑप्टिमम, यू कैन मैक्सिमम डिलीवर 193,000 barrels per day, which is what, do you know that at best I'm telling you, which is 0.2 million barrels per day, ठीक है। जबकि जबकि वो आपको मैंने जैसे बताया कि वो चाइना से वो कम से कम मतलब आप समझ जाओ कि 13-14 मिलियन बैरल्स पर डे का वो है।
सर दोनों बातें बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कॉरिडोर है, विच इज वेरी ट्रू कि अगर रेलवे का गॉज ही अलग है, इंडिया में भी अगर गॉज अलग हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। यहाँ तो सिक्योरिटी रिस्क अपना, आइडियोलॉजिकल रिस्क अपना, फॉरेन प्लेयर का रिस्क अपना, ट्रेनों को चेंज करना, ट्रांस नेशनल ट्रेन का जाना, और सब कुछ परफेक्ट भी मान लिया जाए, विच नेवर हैपेंस, विच नेवर एवर कैन हैपन, तब भी इट इज ओनली 0.2। तो ये बातें क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम वो भी इट इज ट्रिकल। मैं बोला ना, एटलीस्ट 4 सॉवरेन कंट्रीज का उसमें रेलवे सिस्टम है। आपके लिए क्या ट्रैक छोड़ के वो उसको और कोई काम नहीं है? और उस ट्रैक पे बाकी ट्रेन है, उनके लोगों की जरूरत की है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई है सर, वहां पे उनकी ट्रेन टाइम that मिल is गया, that मेल मिल that गया that एक बार। that is why I'm saying, that is why I'm saying 4 जगह उसको बदलो। but anyway, तो ये थोड़ा सा मैं I just wanted to kill this nonsense, going on for so many days। ठीक है सर। तो ये देखिए, आपके, हाँ, तो मैं कह रहा था कि ईरान का, तो देखिए क्या है कि ये भी बात समझनी चाहिए कि 11 से 13% तो मैंने बताया कि वो ईरान से अपने इंपोर्ट्स लेता है, लेकिन वो बाकी गल्फ कंट्रीज से भी लेता है भाई। वो सऊदी अरेबिया से भी लेता है, यूएई से भी लेता है। टोटल 50% ऑफ इट्स इंपोर्ट्स इज फ्रॉम गल्फ। उस 50% में 11 से 13% मैंने बताया ईरान से लेता है वो। तो वो पूरा का पूरा 50% जो है वो तो होर्मुज से ही होके आना है ना सर। तो आप बताइए कि हालांकि इन्होंने खोल रखा है ये, बट ये क्या था कि ये ईरान से इनको बड़ा सस्ता तेल मिल रहा था। सस्ता तेल मिल रहा था, उनको पैसा मिल रहा था, उनको उनके युआन में पैसा मिल रहा था, उनके क्रिप्टो करेंसी से कुछ उनको पैसा मिल रहा था। दिस वाज बेसिकली चाइना विच वाज सस्टेनिंग देम। अब वो सारा बंद हो गया। और अभी जैसा आपने कहा कि आज तो आपने पढ़ा होगा कि इट वाज द चाइनीज सैटेलाइट्स। क्या है T01B सैटेलाइट, जो कि चाइना ने मुहैया करवाया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक अर्थ आई कंपनी है, उसने ये सैटेलाइट IRGC को मुहैया करवाया था इन अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग वे। वो जमीन पे थोड़ी बेचते हैं वो। मतलब पहले ऑर्बिट में डाला, ऑर्बिट में पहुंचने के बाद बोला कि लाओ ये अब तुम इस्तेमाल करो, पैसे दे दो इधर मेरे को। ठीक है, और ग्राउंड स्टेशन का भी इसमें। तो जितने भी ये टारगेटिंग जो हुए हैं ना सर, जितने टारगेटिंग हुए हैं आपके प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन में, ये आपके कुवैत में, कतर में, सभी जगह जहां अमेरिकन बेसेस में, उसमें इन सैटेलाइट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अदरवाइज ईरानियंस डोंट हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। ठीक है सर। तो ये लोग समझ जाए कि होर्मुज जो है अमेरिकन से ज्यादा चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन का तो वो तो लेते ही नहीं है यहाँ से ऑयल। ठीक है सर। दूसरा है जबकि उनका सर अपने ही रिजर्व इतना ज्यादा है स्ट्रेटेजिक, अगर यूज करना शुरू करें उनको तो कोई इमीडिएट टर्म में प्रॉब्लम ही नहीं है इस पे। नहीं नहीं, हाँ। तो ये क्या है कि इसीलिए ये एक ऐसा सिचुएशन आ गया वहां पे चाइनीज के लिए, बहुत मतलब एक सीरियस सिचुएशन है कि आपके पास तेल नहीं आ रहा है। मान लीजिए अगर 10-15% का भी शॉर्टफॉल हो, कुछ रशिया उसको मेकअप भी कर ले, फिर भी दैट शॉर्टफॉल वो तो इम्पैक्ट करेगा आपके मैन्युफैक्चरिंग में, करेगा आपके प्रोडक्शन में, करेगा आपकी फैक्ट्रियां जो है वो बंद होंगी। आज ही मैं सुन रहा था कि वो चाइना में, बीजिंग में टैक्सी ड्राइवर्स हैव गॉन इन स्ट्राइक बिकॉज ऑफ राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। ठीक है। तो उसका उसका सारा, सो द वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री टुडे इज, बाकी के पास विकल्प है सर, बाकी के पास विकल्प है। लेकिन एक और इसके साथ मैं बता दूं कि अगर चाइना इफेक्टेड है इससे, तो अ, ईरान भी, ईरान के लिए तो ये मतलब दिस इज डिवास्टेटिंग।
डिवास्टेटिंग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मतलब पूरा जो इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस जो है ना सर ईरान का, दैट इज ऑन ऑयल 90%। आप देखिए कि मतलब अगर ऑन ए डेली बेसिस ईरान एक्सपोर्ट्स अबाउट 270 मिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट वर्थ ऑफ गुड्स। उसमें से डॉलर्स 140 मिलियन, 270 में से 140 मिलियन इज ऑयल। ठीक है सर। 80 मिलियन जो है वो नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स है, जिसमें मिनरल्स ये वो है। और लास्ट ईयर जो इंपोर्ट्स जो थे वो $51 बिलियन इन गुड्स और रॉ मटेरियल्स, ये सब बंद हो गया। अब रॉ मटेरियल आपका नहीं है तो फिर वही जो मैं चाइना के बारे में, इनके यहाँ भी एज इट इज लोग सड़कों पे थे, इकोनॉमिक बदहाली के कारण वहां और ये बढ़ेगा। और उस समय जो प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल, इट वाज बेसिकली ऑन द इशू ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आप समझिए कि ऐसी स्थिति में लोगों का तो वो सिलेंडर को बॉम्ब नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे। ठीक है ना। तो ये पिछले बार तो ऐसा हुआ था इश्करन जी की द रेजीम barely survived those protests। ठीक है। और अगर ये ब्लॉकेड कंटिन्यू करता है तो ये इसका और बुरा असर पड़ेगा। उससे ज्यादा आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं ईरान के बारे में। दिस इज द टिकिंग टिकिंग टाइम बॉम्ब। ठीक है। क्या है कि ईरान का जो स्टोरेज कैपेसिटी है ऑयल का है वो है 50-60 मिलियन बैरल्स। ठीक है। और मतलब पूरे कंट्री के ऑयल डिपोज ले लें आप सब मिला के, उसमें से 60% ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है। प्रोडक्शन है इनका 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे। तो अगर ये वन इस रेट पे प्रोड्यूस करते रहे तो करीब 10 दिन, 1-2 हफ्ते में इनका पूरा जो स्टोरेज जो है वो फुल हो जाएगा। तो स्टोरेज जब फुल हो जाता है तो क्या होता है कि आप अगर अपना प्रोडक्शन अगर घटा दें तो आपकी कैपेसिटी जो है वो 5 से 10% कम हो जाती है परमानेंटली। तो जब आप 5% परमानेंटली, तो आप समझिए कि मतलब ऑन ए परमानेंट बेसिस हाउ मच मनी यू विल लूज। आप समझ रहे हो। सो दिस इज द मोस्ट, आई मीन दिस इज व्हाट इज द दिस इज द टिकिंग टाइम बॉम्ब एज फार एज ईरान इज कंसर्न्ड। और अगर ये सर बात जी। मैं एक लास्ट क्वेश्चन सर चाहता हूँ इंडिया के पर्सपेक्टिव पे। अगर हम्म। चाइना का जैसे आपने बोला वहां पे बीच में आया था कि जनरल सारे हटा दिए जी जिनपिंग ने, फिर आया कि अब ये जो यूएस ने नेवल ब्लॉकेड कर दिया, इससे पहले पिछले साल भी ट्रम्प चाइना के ऊपर बोली जा रहा था। तो सर चाइना यूएस का ये फ्रिक्शन के अंदर इंडिया का कैसा रहा है, इंडिया का चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का किस तरह रहा है ये जो पूरा ईरान वॉर है, ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना सर, मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट नहीं जा रहा। नहीं नहीं, मैं चाइना की जब आप बात कर रहे हैं ना, हम भी तो एशिया के ही रहने वाले हैं ना यार। आप भी ये भी तो समझो। अगर वो 50% लेता है तो हम भी तो लेते हैं 70%। ये देखो ये जो एशिया की राइस करे, एशिया की राइस पर एक आपके एशियन कंट्री ईरान ने एक धक्का लगा दिया ना। ठीक है सर। और साथ साथ इंडो पैसिफिक पर भी एक तरह का प्रहार है। मान लीजिए यूरोप का तो अमेरिका से एनर्जी का भरपाई हो जाएगा।
सस्ता महंगा जो भी हो, आपका कहां से होगा? 70% आपका का मत एशिया की बात मैं कर रहा हूं। एशिया का 70% क्रूड गल्फ से आता है, जिसमें चाइना के अलावा इंडिया भी है, साउथ कोरिया भी, वियतनाम भी, तमाम है, थाईलैंड भी है। ठीक है ना सर? और इसीलिए जब आप 70% अगर एशिया डिपेंडेंट है, तो होर्मुज किसके लिए ज्यादा क्रिटिकल हुआ? आपके लिए। तो ये जो पूरा नैरेटिव और कन्वर्सेशन जो है होर्मुज को लेके, वो तो आपको करना चाहिए ना। आपको मतलब एशियन कंट्रीज को, उसको करना चाहिए। और आप इस पर अगर बिल्कुल चुप है, तो आपने तो आप ही, अगर आपने चुप्पी मार ली इसमें, तो दैट मीन्स यू आर टेलिंग कि अमेरिकन को, भैया ये हमारे बस की नहीं है यार, ईरान को तुम ही देख लो यार। यू वॉन्ट ईरान टू, सॉरी, यूएस को बोले कि आप देख लो इधर। आप चाहते हैं कि यू आर गिविंग अ फ्री हैंड टू अमेरिका कि तुम ही हेवी लिफ्टिंग करो। और तब मैं जो सजेस्ट करता हूं लोगों की कि भैया, दी जो प्राइमरी जो प्राइमरी रोल है इंडियन नेवी का, वो है टू मेंटेन द इकोनॉमिक सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया इन द मैरीटाइम डायमेंशन। और उसमें एक चोक पॉइंट बहुत बड़ी चीज है। तो अब लोग नहीं ना, हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाई, मैं तो बोला शुरुआत में, मैंने इसीलिए शुरुआत की थी। हमारा इंटरेस्ट है एनर्जी सिक्योरिटी और अनइम्पीडेड नेविगेशन। इसको या तो हम अकेले करें इसको इंश्योर, और अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरे के साथ मिलकर करें जो इक्वली इफेक्टेड है। तो जी सर। इसलिए हमारे, जी, तो इसलिए हमको कोई एक एशियन मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ेगा। यहां जो सेलर है वो भी एशियन कंट्री है, जो बायर है वो भी एशियन कंट्री है। एंड बाय द वे, ईरान 2 years बैक इट बिकेम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो। तो आप बताइए कि ब्रिक्स का क्या फ्यूचर होगा? और हमारा नंबर आ रही, मेजबानी करेंगे अभी हम ब्रिक्स का। जी सर, जी सर, जी सर। नहीं सर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि डायनामिक चीज़ें हैं। बट थैंक यू, आपने आज समय दिया। और ये यूएस चाइना का जो गेम चल रहा है और जो बहुत भ्रम फैला हुआ है यहाँ पे ईरान को लेके भी, कि वो भी आपने थोड़ा डिबंक किया। और दूसरा जो चाइना के ऊपर भ्रम फैला हुआ है कि अरे वो यहाँ से तेल ले लेगा, वहां से ले लेगा, ये कर लेगा, वो आपने बड़े साइंटिफिक बात है कि क्या ले सकता है, क्या उसका ए, स्टेक है ए, ए, और क्या ए, वो हाथ है। एक और एक भंडारी साहब, आपको दर्शकों के एक और बता दूं कि ऐसा नहीं था, कोई नी जर्क रिएक्शन है, बड़े दिन से इसकी तैयारी हो रही थी। तैयारी सब बड़ी सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहला काम किया इन्होंने, सुलेमानी को मारा। सुलेमानी एक ऐसा जनरल था जो कि 3 फ्रंट पे एक साथ लड़ रहा था। ये सारे के सारे ये जो प्रॉक्सीज हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, उसने तैयार किए थे वेरियस कंट्रीज में। ठीक है ना? सुलेमानी को हटाने के बाद इन्होंने हमास को हटाया। हमास के बाद उसके बाद आपने जून में पिछले साल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो अभी शुरुआत की, तो टॉप लीडरशिप को कर दिया खत्म। ठीक है? अब उसके बाद क्या किया है इन्होंने? 2 मई की बात आपको बता रहा हूं, 2 मई को दिस ईयर इन्होंने, दे स्टार्टेड टारगेटिंग द अंडरग्राउंड नेटवर्क। और इनके नेटवर्क ऐसे नहीं थे सर, सिटीज, अंडरग्राउंड सिटीज दे हैड क्रिएटेड। एक इमाम अली बेस है, मतलब आप सोचो जमीन से 80 मीटर नीचे, मतलब एक पूरा शहर 36 से 50 किलोमीटर लंबा। एक ईस्ट अजरबैजान की तरफ है, वो जो है उसका तो 100 किलोमीटर लंबा। इस तरह के उन्होंने ये किए थे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं भेद सकती है।
ये जब तक ये रहेगा हम एक लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है ना। ये इनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन था और बड़ा भरोसा था इसके ऊपर में। इसको उस समय बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, बिगिनिंग ऑफ लास्ट मंथ, उसको आप सोचो 80 मीटर गहरा, आपके उस टनल में मिसाइल भी है, ये भी है, कम्युनिकेशन सिस्टम वो भी है, आपके एम्युनिशन भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है सारा, मतलब एक जो होता है एक ट्रांसमिशन लाइन्स है, ये है और ऐसा हुआ कि इन्होंने 3 फेजेस में, पहला फेज में तो सारे रडार फडार सब उड़ा दिए। अब आप नीचे अंडरग्राउंड में बैठे हुए हो, ऊपर जा आपको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। दूसरी फेज में इन्होंने वो पहली फेज में इन्होंने B2 एयरक्राफ्ट यूज किया, 13,000 पाउंड्स के बॉम्ब गारे, जो कि 50 से 60 मीटर तक अंदर गए। दूसरे फेज में जहाज आए और वो थे वो आपके B1 लांसर, ठीक है ना, उन्होंने मिसाइल बैटरीज को टारगेट की। और थर्ड में जो इनके जितने वेंटिलेशन ट्रांसमिशन सिस्टम था, इनको करके वो बर्बाद कर दिया। और ये ऐसी वैसी बर्बाद नहीं है सर, मतलब 9,60,000 की सेना में 1/3 सेना इनकी ये अंडरग्राउंड सिटीज में डिप्लॉय मतलब थी। इसीलिए इनको लास्ट इनको ये मिला बस कि बस होरमुज होरमुज करने लगे, उसका भी दवाई निकाल दिया इन्होंने। जी सर, जी सर, जी सर। सो दे हैव थैंक यू। गॉन वेरी सिस्टमेटिकली। नहीं नहीं नहीं, जी सर, जी सर। सर नहीं, अब नेक्स्ट अब ये पीस टॉक हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा। बट थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कवरिंग, क्योंकि इंडियन मीडिया में दिखाया जा रहा है ईरान जीत गया है, चाइना सुपर पावर बन रहा है, बट ये लोगों को सच्चाई जानना बहुत जरूरी था मुझे लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।